जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। यह राष्ट्रपति का पार्ट 1 है। बहुत ही जल्दी हम राष्ट्रपति का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो हम इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे कि आखिर राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति की योग्यता और शर्तें क्या होती हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए सवालों को भी हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2012 में पूछा गया था, उसे हम देख लेते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। आप इस वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है आप दीजिएगा, बाकी मैं बता देता हूं। इसका आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या होती है वो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2010 में पूछा गया था, वो देख लेते हैं हम। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 54। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा गया था यूपीपीएससी मेंस 2012 में, वो भी हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दूसरा है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तीसरा है संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। चौथा है सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 केवल, ऑप्शन बी 2 और 3 केवल, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 केवल, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो आंसर है बी 2 और 3 केवल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होने वाले सदस्य इस प्रकार हैं: संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के दोनों सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के मनोनीत सदस्य आदि। ये सभी जो होते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आईएएस के प्री में 1993 में पूछा गया था, उसे भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ऑप्शन ए वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ऑप्शन बी उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ऑप्शन सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन डी वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इसका आंसर होगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नोट, यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा के कुछ स्थान खाली हैं या किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा। जो सदस्य उस समय विधानसभाओं में हैं उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जाएगा। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है,
जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया था, हम उसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, पदस्थ राष्ट्रपति की पद अवधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। सेकंड है, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। थर्ड ऑप्शन है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। और फोर्थ ऑप्शन है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है चौथा, कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये जो है गलत ऑप्शन है इसमें। अब हम जानेंगे कि आखिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रतिपादन थॉमस हेयर ने किया था, इसलिए इस पद्धति को हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति का आशय यह है कि सभी राज्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां तक संभव हो सके समान अनुपात प्रदान किया जाएगा। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में छोटे राज्यों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो सके, इसके लिए राज्य विधानसभाओं और संसद के मतों की संख्या इस प्रकार निर्धारित होती है। एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करना होता है वो हम देखेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000 ये करना हो, तब हमें एक विधायक के मत का मूल्य पता चलेगा। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस के प्री 2018 में, उसे हम देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो आंसर है सी, एक और दो दोनों। अब हम जानेंगे कि एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए करना होता है कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य डिवाइडेड बाय संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे न्यूनतम कोटा या न्यूनतम मत संख्या कहते हैं। अब इसे कैसे निकाला जाता है वो भी देख लेते हैं। न्यूनतम मत संख्या इक्वल टू होता है कुल भेद मतों की संख्या अपॉन 2 + 1। इसके माध्यम से हम न्यूनतम मत संख्या निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। इस प्रणाली से आशय यह है कि मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद कौन है। यदि मतगणना के प्रथम चरण में किसी उम्मीदवार को न्यूनतम मत कोटा प्राप्त हो जाए तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम मत कोटा प्राप्त नहीं होता तो ऐसे उम्मीदवार को जिसे सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं उसे प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है तथा उसके वोटों को द्वितीय प्राथमिकता वाले प्रत्याशी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को न्यूनतम मत कोटा प्राप्त ना हो जाए। अब हम जानेंगे कार्यकाल के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पद अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पद अवधि में किसी भी समय त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राष्ट्रपति तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कर लिया जाता। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आरएएस और आरटीएस प्री 1996 में पूछा गया था, उसे भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन डी निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो आंसर है सी अपने पद ग्रहण के दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो IAS 2009 में पूछा गया था प्री के एग्जाम में, उसे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो आंसर है बी उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो भी उसे पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। अर्थात राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कितनी ही बार हो सकता है, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब योग्यता क्या होती है वो भी देख लेते हैं हम। संविधान में अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS प्री में 2011 में पूछा गया था, वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो आंसर है डी अनुच्छेद 57। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। ये सब योग्यताएं उसकी होती हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी लोअर सब प्री में 1998 में पूछा गया था, वो है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए उसे भारत का जन्मन नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन बी उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ऑप्शन सी उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इनमें से ऑप्शन ए है 1 सही है, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। तो आंसर है बी 2 सही है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 सदस्यों द्वारा समर्थन भी किया जाना चाहिए तथा ये प्रस्ताव और समर्थन करने वाले लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होना चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते व विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। वेतन भत्ते को पद अवधि के दौरान कभी कम नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति का पालन करूंगा, संविधान और विधि की रक्षा करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में तत्पर रहूंगा। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान का उल्लंघन क्या होगा, इस शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। महाभियोग के आरोप को संविधान के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस भी सदन द्वारा यह आरोप लगाया जाएगा उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए और साथ ही ऐसा प्रस्ताव संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना दी जानी चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2017 में पूछा गया था, वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी अनुच्छेद 61। अब है यूपीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो आंसर है बी 14 दिन। फिर महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 सदस्यों द्वारा पहले सदन से पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है जहां इन आरोपों की जांच होती है और राष्ट्रपति को भी यह अधिकार दिया जाता है कि वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना होगा।
उल्लेखनीय है कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग पारित कर पद से नहीं हटाया गया है। अब नोट है वो देख लेते हैं। महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसकी दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। दूसरी है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था वे राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन RAS प्री 2016 में पूछा गया था, वो देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी कार्यपालिका प्रक्रिया, ऑप्शन सी न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी विधायी प्रक्रिया। तो आंसर है ए अर्धन्यायिक प्रक्रिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।